बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल के नर्स में। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑल नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह एक नर्सिंग स्टूडेंट अपनी जीपीए को इम्प्रूव कर सकता है, या आफ्टर ग्रेजुएशन जो उसका CGPA होता है वो किस तरह एक गुड GPA हासिल कर सकता है। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरा जो CGPA है वो अच्छा हो, 3.5 हो या 3.5 से भी ऊपर हो। तो लेकिन ये उन्हें पता नहीं होता कि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं। हर एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं और क्रेडिट क्या होते हैं और स्टडी कहाँ से करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम नर्सिंग कर रहे थे तो कोई ऐसा यूट्यूब चैनल था या हमें पता नहीं था या हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से है, क्रेडिट क्या होते हैं और स्टडी कहाँ से करनी है, किस तरह स्टडी करनी है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि मुझे जो भी मुश्किलात सामने आए थे वो आप लोगों को सामने ना आए। तो चूँकि हम नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता हूँ नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का। नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर एग्जांपल देने से पहले मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का जो टोटल क्रेडिट और ये आप लोग नीचे देख सकते हैं ये कितने हैं 16। और जब आप नीचे आते हैं सेकंड सेमेस्टर का इसके कितने हैं 17। तो इस तरह हर एक सेमेस्टर के अपने अपने क्रेडिट होते हैं और जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट है वो किसके है नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के जो कि 20 है। और जो सबसे कम क्रेडिट है वो किसके है ये आप लोग देख सकते हैं 8 सेमेस्टर के यानी कि 12। तो जितने क्रेडिट बढ़ते जाते हैं उतना उस सेमेस्टर का अहमियत जो इम्पोर्टेंट होता है वो बढ़ता जाता है। तो आइए एग्जाम्पल देना चाहता हूँ नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके जी, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक करिकुलम है HEC का। अगर आप लोगों के पास ये करिकुलम ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर। तो ये आप लोग देख सकते हैं नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का मैंने एक ये आप लोग देख सकते हैं एक टेबल है। इसमें हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, यानी कि जब आप नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में आते हो तो आप लोगों को कितने सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं टोटल 6। और जो क्रेडिट के मुताबिक जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपका GPA बूस्ट कर जाता है, यानी कि GPA बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर जाता है, वो आप लोगों के पास है एडेड हेल्थ नर्सिंग। फर्स्ट नंबर पर जो हमारे पास है एडेड हेल्थ नर्सिंग और इसके कितने क्रेडिट हैं टोटल 8। तो इसलिए आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो स्टडी का जो फोकस जो आप लोगों ने करना है, जो कंसेप्ट क्लियर करना होता है वो HN का करना है, एडेड हेल्थ नर्सिंग का करना है। बिकॉज 8 क्रेडिट है इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो तीनों सब्जेक्ट है, सॉरी हाँ 4 सब्जेक्ट है। पहला है पैथोफिजियोलॉजी, फिर है हेल्थ असेसमेंट, फिर है फार्माकोलॉजी और फिर है इंग्लिश। तो इसमें से जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट जो कम इम्पॉर्टेंट वाला सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। ये आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट के मुताबिक आप लोगों ने स्टडी करनी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स को इग्नोर करना है। बिकॉज मैथमेटिक्स मोस्टली स्टूडेंट का फेल हो जाता है इसी की वजह से कि वो इम्पोर्टेंस नहीं देते मैथमेटिक्स को। और जिसमें सिंपल फार्मूले आते हैं आप लोगों ने क्या करने होते हैं, फार्मूले में वैल्यूज पुट करने हैं और आप लोगों के पास आंसर आना होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास 6 सब्जेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट HN है, उसके बाद सारे जो दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट आते हैं पैथोफिजियोलॉजी, हेल्थ असेसमेंट, फार्माकोलॉजी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। ओके जी, तो ये तो हमारे पास थे नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हुआ कि आप लोगों ने ज़्यादा क्रेडिट वाले सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज ये आपको GPA को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है वो एक सब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है कि स्टडी कहाँ से करें, बुक से या यूट्यूब से या अपने कॉलेज के स्लाइड से। तो ये भी अपने साथ नोट करें कि आप लोगों ने जो फोकस देना है, इंपॉर्टेंस देना है वो KMU की स्लाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोगों ने रखना है। बिकॉज आप लोगों के जो पेपर बनते हैं वो KMU के टीचर बनाते हैं और वो अपनी ही स्लाइड से बनाते हैं जो कि वो KMU में पढ़ाते हैं। तो अभी आप पूछेंगे कि सर कहाँ से हम ये स्लाइड रिसीव करेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारे स्लाइड शेयर होते हैं, जो भी टीचर वहाँ पर पढ़ाते हैं वो डायरेक्टली शेयर करते हैं CR के ज़रिए। तो आप लोगों ने KMU की CR का जो ग्रुप होता है या दूसरी जो KMU के ग्रुप होते हैं उनको आपने ज्वाइन करना है ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहे और जो इंपॉर्टेंट स्लाइड शेयर होते हैं हर एक क्लास के हवाले से वो भी आप लोगों को मिलता रहे। इसके अलावा अभी आप पूछेंगे कि फिर बुक्स से स्टडी ना करें या कोई और लेक्चर से, नहीं, बल्कि आप लोगों ने ये क्या इंपॉर्टेंस देना है
केम्यू की स्लाइड को, और दूसरी प्रायोरिटी पर अगर आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है, जो कि आप लोगों का हर एक यूनिट में ऑब्जेक्टिव होता है, एक डिजीज़ होता है, तो वो डिजीज़ आप बुक्स में भी स्टडी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी स्टडी कर सकते हैं, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी केम्यू की स्लाइड, दूसरा आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ओके जी, तो ये तो रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कितना कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए एक अच्छा जीपीए लेने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जितना आप ज़्यादा नॉलेज रखते हैं डिजीज़ के हवाले से, बिकॉज आप आगे आप लोगों ने एमएसएन भी करना है, आप लोगों ने टीचिंग भी करनी है, इसके अलावा आप लोगों ने बाहर भी जाना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब कि आप लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देखनी है, आप लोगों ने गूगल भी करना है अगर समझना है। लेकिन केम्यू की स्लाइड आप लोगों ने क्या करना है, रटा करना है उनके सारी वैल्यूज़ को और डेफिनेशन को। डायरेक्टली डेफिनेशन भी आता है केम्यू की स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। तो ये लास्ट वाला ओपिनियन मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं चाहता हूँ कि जब केपिकेनर्स चैनल का स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाए, उसके पास सिर्फ डिग्री ना हो, बल्कि उसके पास कुछ और भी हो, चाहे वो एक अच्छी बॉडी हो जिम के शक्ल में, या इसके अलावा कुरान तफसीर किया हो, या तबलीग में गया हो, या इसके अलावा इंग्लिश का कोर्स किया हो, या यूट्यूब चैनल खोला हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास नर्सिंग डिग्री के अलावा कुछ और भी हो, और इंशाल्लाह आप में से कुछ स्टूडेंट तो ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों ने किताब का कीड़ा नहीं बनना, बल्कि कुछ और भी साथ करना है इन 4 ईयर्स में, बिकॉज ये आप लोगों के पास लास्ट ईयर्स है। इसके बाद आप लोगों की शादियाँ होने वाली है, और इंशाल्लाह आप लोग प्रोफेशनल लाइन में एंटर होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास कुछ और भी हो डिग्री के अलावा। तो चूंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्सिंग 3rd सेमेस्टर के कोर्स को, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के कितने सब्जेक्ट है, 6, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट HN है। और HN में कितने यूनिट्स है, यूनिट टोटल 7 यूनिट्स है। और पैथोफिजियोलॉजी में कितने यूनिट्स है, 6 यूनिट्स है। और फार्माकोलॉजी में कितने हैं, 5 यूनिट्स है। और इंग्लिश में कितने हैं, 7 यूनिट्स। और हेल्थ असेसमेंट में कितने हैं, 6। और मैथमेटिक्स की कुछ स्लाइड्स है, कुछ फार्मूलेज है इंपॉर्टेंट। तो ये अभी हम देखने वाले हैं HN के कितने यूनिट्स है। टोटल हमारे पास 7 यूनिट है। पहला यूनिट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। इसमें कुछ डिसऑर्डर्स है, डिसऑर्डर ऑफ द माउथ एंड एसोफेगस। और इसमें फिर मजीद हमारे पास 8 डिसऑर्डर्स है, स्टोमाटाइटिस, ओरल कैंसर, ट्यूमर, सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। तो इस तरह आप लोगों ने इसके मुताबिक स्टडी करनी है। यहाँ से आप लोगों ने इस डिजीज़ को उठाने हैं और वो स्टडी करना है। केम्यू की स्लाइड में मुख्तलिफ स्लाइड आते हैं ग्रुप्स में, अगर आप लोगों को ना मिले तो आप लोगों ने पूछना है। और इसके अलावा आप लोग बुक्स में भी स्टडी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी ख़ास डिजीज़ का। लेकिन पहला फोकस आप लोगों ने केम्यू की स्लाइड को देना है। ओके जी, तो डिसऑर्डर ऑफ द स्टोमक से फिर डिसऑर्डर ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन से ये फिर नीचे मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स है, अल्टरनेशन इन द हेमाटोबिलरी सिस्टम्स। और इसके बाद यूनिट नंबर 2 आता है फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंसेज। तो ये यूनिट नंबर 2 है। इस तरह जेनिटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स है, और इस तरह रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है। और ये फिर कुछ खास हमारे पास टर्म्स है, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसके सिर्फ आप लोगों ने क्या करना, डेफिनेशन याद रखनी है। आप लोगों ने घबराना नहीं है, बल्कि सिंपल एक लाइन डेफिनेशन होता है इसका। हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर्स है ब्लड के हवाले से। तो ये सारे हमारे पास टोटल 7 यूनिट्स है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के तकरीबन हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स है पैथोफिजियोलॉजी के, 6 यूनिट्स है। और 6 यूनिट में हमारे पास पहले जो है इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी, सेकंड मैकेनिज्म ऑफ द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये पे आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितने हमारे पास यूनिट्स है हर एक सब्जेक्ट के। तो इंशाल्लाह हम आगे इस तरह डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन हम जो पहला स्टार्ट लेने वाले हैं नर्सिंग 3rd सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है HN का, उसका हम कम्प्लीटली डिसऑर्डर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें और जल्दी कवर करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी फ़ायदा मिले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मुझे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स कर सकूं जो भी आपका क्वेश्चन है, और जो भी आप लोगों को किसी चीज़ को ज़रूरत हो। तो आज तक इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने फैमिली को भी। सैयद अनवर सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।